ग्रेट। तो इस वीडियो में हम जावा की ऊप्स कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि जेडीके, जेवीएम, जेआरई ये सारी चीज़ें क्या होती है एंड हाउ इज़ जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, राइट? बट जो नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जावा में किसी को भी आनी चाहिए, दैट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। तो हम उस पे ध्यान देने वाले हैं एंड वील अंडरस्टैंड व्हाट दैट इज़। जो सबसे पहली चीज़ हमें सुनाई देती है ऊप्स की बात करते वक्त, दैट इज़ क्लास। और क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमने कॉलेजेस में भी पढ़ा होता है और उसके बहुत सारे थ्योरेटिकल एंड बुकिश डेफिनेशंस हमें पता होते हैं। तो जैसे क्लास की अगर बात करते हैं तो क्लास का एक वेल नोन डेफिनेशन होता है, इट्स ब्लूप्रिंट ऑफ एन एंटिटी। दिस इज़ डेफिनेटली करेक्ट, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। लेकिन अगर चीज़ों को थोड़ा प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से जानना है, देन आई वुड डिफाइन इट इन अ लिटिल डिफरेंट मैनर एंड हाउ आई वुड गो अबाउट इट इज समथिंग लाइक दिस। तो आप सबसे पहले ये याद करो कि जब आप सी प्रोग्रामिंग में कोई कोड लिखते हो, देन हाउ डज इट लुक लाइक? आपके पास एक मेन फंक्शन होता है और आप सारा का सारा कोड इस मेन फंक्शन के अंदर ही लिख डालते हो, है ना? इस मेन फंक्शन के अंदर ही ढेर सारे वेरिएबल्स होते हैं, इंट आई, जे, स्ट्रिंग एस, and then you have a lot of logic like some if else conditions, some for loops, और उन सारे conditions and branches में ये variables अलग अलग जगह पे यूज हो रहे होते हैं। अगर हम इस चीज को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने के बारे में सोचें तो ऐसे सोचा जा सकता है कि हे व्हाई नॉट क्लब द रिलेटेड डेटा एंड एल्गोरिदम्स टुगेदर। तो बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास खूब सारा डेटा होता है और खूब सारा लॉजिक होता है, राइट? और वो पूरा का पूरा चीज़ एक ही मेन फंक्शन के अंदर होता है, राइट? तो इन सम पार्ट ऑफ द लॉजिक some of those variables are used and in other part of the logic some other combination of those variables are used, right? और सारी चीज़ें एक जगह ही प्रेजेंट है। लेकिन अगर इसे हम थोड़ा स्ट्रक्चर करने का सोचें तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो पार्ट इस कोड का, आई विल कॉल दैट एज एन एल्गोरिदम, एक स्पेसिफिक सेट ऑफ वेरिएबल्स को यूज कर रहा है, उसको उनके साथ बाइंड करके एक सेपरेट जगह पे डाला जा सकता है और उसे हम बोलेंगे दैट दिस इज अ क्लास। तो क्लास के जो दो सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, द फर्स्ट थिंग इज डेटा एंड द सेकेंड थिंग इज फंक्शंस। तो डेटा इज दिस एंड फंक्शंस इज व्हाट वी कॉल एल्गोरिदम्स। तो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल सबसे पहले देखते हैं। एग्जाम्पल्स देने के लिए एंड कोड लिखने के लिए आई विल बी यूजिंग IntelliJ। इट्स अ वेल नोन आईडी आउट देयर इन द मार्केट और बहुत सारे डेवलपर्स इसे ऑलरेडी यूज करते हैं। तो आप IntelliJ डाउनलोड कर सकते हो, उसका कम्युनिटी एडिशन आप डाउनलोड करना और उसके बाद आप IntelliJ ओपन करके यू कैन गो टू फाइल, यू कैन क्लिक हियर एट न्यू एंड देन यू कैन क्लिक प्रोजेक्ट और आप यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बना सकते हो। यू कैन गिव इट एनी नेम, यू कैन कॉल इट माई फर्स्ट प्रोजेक्ट एंड देन यू कैन स्पेसिफाई अ लोकेशन कि आप इन फाइल्स को, जो आप जावा फाइल्स लिख रहे हो, उन्हें आप कौन से डायरेक्टरी में स्टोर करके रखना चाहोगे। तो जैसे मैं डाउनलोड्स के अंदर रख रहा हूँ। लैंग्वेज यू कैन कीप जावा, बिल्ड सिस्टम यू कैन कीप IntelliJ, मेवन, ग्रेडल, ये सब क्या होता है ये हम तब बात करेंगे व्हेन वी विल प्रॉब्ली बी टॉकिंग अबाउट स्प्रिंग बूट, ठीक है? JDK, yeah, so you have an option to pick which JDK, which version of JDK you want to use. तो जैसे मैं 16 यूज कर रहा हूँ and then you can hit this create and it will create a new project for you। वो एक नए विंडो में ओपन हो जाएगा and then आपको कुछ ऐसा फोल्डर स्ट्रक्चर दिखेगा। सो यू विल हैव फर्स्ट द नेम ऑफ योर प्रोजेक्ट और इसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक सोर्स फोल्डर होगा जिसके अंदर एक मेन क्लास होगा। सो इट्स जस्ट अ क्लास, यू कैन सी, जिसके अंदर एक मेथड है, इट्स अ मेन मेथड। और इसके अंदर हो सकता है एक लाइन पड़ा हो विच सिंपली डज सम प्रिंटिंग task or something like that which is not of much interest to us। So what I'll be doing is मैं यहाँ पे right click करके I'll hit new and then I'll create a new Java class called as person। तो आप ऐसे सोचो कि let's say you are working on a project which has to deal with some people management system और वहाँ पे आपने ये identify किया that I have to take care of different persons who are part of some organization। तो हर person के कुछ attributes होंगे, right? So you would say that for every person there will be a first name
एंड देयर विल ऑल्सो बी अ लास्ट नेम, और हर इंसान का एक एज भी होगा, राइट? तो अगर आपने थोड़ी बहुत कोडिंग पहले जावा में या किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में की है, तो आपको पता होगा कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इन्हें हम मेंबर वेरिएबल्स बोलते हैं। इनके बारे में हम और डिटेल में समझेंगे, बट अभी मेंबर वेरिएबल्स को आप सिर्फ इतना समझो कि पर्सन के जो एट्रीब्यूट्स हैं, उन सारे एट्रीब्यूट्स को आप यहाँ लिस्ट डाउन कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट ये जो पर्सन है, पर्सन क्लास, इसका एक कंस्ट्रक्टर होगा। तो कंस्ट्रक्टर के बारे में भी हम अच्छे से जानेंगे। अभी तो मैं एक सैम्पल कोड ही लिख के दिखा रहा हूँ। कंस्ट्रक्टर का पर्पस सिर्फ ये होता है कि बाय इन्वोकिंग अ कंस्ट्रक्टर यू कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज बेसिकली एन इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास विद पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ दीज वेरिएबल्स। तो कंस्ट्रक्टर आप कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हो, पब्लिक पर्सन, और कंस्ट्रक्टर बिकॉज आई टोल्ड यू इज अ वे टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के लिए आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है, तो यू विल हैव टू पास दोज इनसाइड द कंस्ट्रक्टर। तो हाँ, ये कंस्ट्रक्टर दिखने में फंक्शन के जैसा लगता है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है, इसका पर्पस ऑब्जेक्ट क्रिएशन का है। सो इट डजेंट रिटर्न यू एनीथिंग। आप देख सकते हो यहाँ कोई रिटर्न टाइप नहीं है। तो इसे हम क्या पास करेंगे? वी विल बी पासिंग द फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम एंड सम एज। और इसके अंदर सिर्फ ये लॉजिक होगा कि मैं फर्स्ट नेम के अंदर एफ नेम को डाल देना चाहता हूँ जो मैंने पास किया है, लास्ट नेम के अंदर एल नेम को डाल देना चाहता हूँ, एंड सिमिलरली एज के अंदर ए को डाल देना चाहता हूँ। ये सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे। अच्छा, अब मैं इसके अंदर कुछ मेथड्स भी लिख देता हूँ विच आर माई एल्गोरिदम। तो आप ध्यान से देखो, ये हमारा डेटा है और अब मैं कुछ एल्गोरिदम्स लिख रहा हूँ, और बेसिकली ये क्लास क्या होगा? इट विल बी नथिंग बट एन एमलगेमेशन ऑफ दीज डेटा एंड दोज एल्गोरिदम्स। तो लेट्स से यहाँ पे एक मेथड में लिखता हूँ पब्लिक स्ट्रिंग गेट फुल नेम। तो ये गेट फुल नेम क्या करेगा? इट विल रिटर्न फर्स्ट नेम प्लस स्पेस प्लस लास्ट नेम। Similarly, let's say there is one more method, public boolean is senior citizen. तो यहाँ पे मैं एक ऐसा एल्गोरिदम लिखना चाहता हूँ जो चेक करके बता दे कि ये पर्सन सीनियर सिटीजन है या नहीं। तो मैं बोल सकता हूँ रिटर्न एज ग्रेटर देन 60। तो ये हमारा लॉजिक है टू चेक वेदर समबडी इज सीनियर सिटीजन और नॉट। अब आप ध्यान से देखो कि जो भी एल्गोरिदम्स इस क्लास के अंदर प्रेजेंट हैं, they have a lot to do. In fact, they have everything to do with the data which is present inside this class. तो आप जब किसी चीज़ को स्ट्रक्चर करके डिफरेंट क्लासेस में ब्रेक करते हो, तो उसमें आपका मेन इंटेंट ये होता है। सो इफ़ यू आर अ बिगिनर हु इज़ जस्ट लर्निंग oops, हु इज़ जस्ट लर्निंग अबाउट क्लासेस, तो मैं ये बोलूँगा कि आप ये आइडेंटिफाई करना सीखो कि कौन से डेटा का रिक्वायरमेंट कौन से मेथड्स के अंदर है। उससे आप अलग अलग एंटिटीज़ को ईजिली क्रिएट कर पाओगे। तो इस चीज़ को हम थ्योरेटिकली एंटिटी बोलते हैं, और अब प्रैक्टिकली अगर समझें तो एंटिटी इज़ नथिंग बट इट इज़ जस्ट कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा एंड एल्गोरिदम्स। तो अब आप देख सकते हो कि मैं अगर जो भी कोड मैंने अब तक लिखा है उसकी अगर मैं कुछ टेस्टिंग करना चाहूँ, तो आई कैन गो टू अनदर क्लास which was my main class which was auto generated. अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि I can create a person object, person p equals to new of person, and I can pass few things, let's say Ravi, Sinha, and let's say the age is 22. और इसके बाद मैं इस person p के मेथड्स को इन्वोक कर सकता हूँ। तो इन्वोक करने के लिए हम क्या करते हैं? वी यूज डॉट ऑपरेटर। सो बेसिकली ये p क्या है? इट इज़ नथिंग बट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, राइट? अगर इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट आपके पास है तो उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके आप इन मेथड्स को बहुत आसानी से इन्वोक कर सकते हो जस्ट बाय यूजिंग द डॉट ऑपरेटर। तो मैं क्या करूँगा? I'll just print something. I'll say system.out.print and I'll say p dot get full name. I'll then put a space and then I'll also call p dot is senior citizen. तो can you think about the expected output? मैं इस कोड को रन करूँगा। IntelliJ पे रन करने के लिए you can just hit on this particular green button. तो ये मेन मेथड है, it's runnable, इसलिए यहाँ पे ये ग्रीन बटन आपको दिखेगा।
so you can hit it. Okay, so this is the output that I have gotten and this is totally correct because इस person का full name क्या होगा? रवि सिन्हा. So you can see that सबसे पहले रवि space सिन्हा print हुआ है और उसके बाद false print हुआ है. Why? Because the age is 22, which is definitely smaller than 60. तो this was a very simple example of class for you. तो classes क्या होते हैं ये तो हमारे समझ में आ गया. अब हम डिटेल में ये जानेंगे कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. तो अगर आप जैसे इस लाइन को देखो तो यहाँ पे हमने क्या किया है, पर्सन p इक्वल्स टू न्यू ऑफ पर्सन एंड देन वी हैव पास्ड सर्टेन फील्ड्स इनसाइड इट. तो ये चीज़ जो आप देख रहे हो, दिस विल लीड टू द क्रिएशन ऑफ अ न्यू ऑब्जेक्ट. और वो जो नया ऑब्जेक्ट हमारे कंप्यूटर मेमोरी विच इज़ रैम में बनेगा उसे ये p पॉइंट करेगा. तो दिस p इज़ नथिंग, इट इज़ बेयरली अ पॉइंटर pointing to this particular object which just got created in our computer memory. इसे थोड़ा और समझते हैं. तो इन रियलिटी होता क्या है, जब भी आप कंस्ट्रक्टर इन्वोक करते हो तो मानो कि ये कंप्यूटर मेमोरी है, इस कंप्यूटर मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है. तो इन दिस केस एक पर्सन ऑब्जेक्ट जिसके अंदर सफिशिएंट स्पेस होता है टू स्टोर 2 स्ट्रिंग्स. सो लेट्स से द फर्स्ट स्ट्रिंग इज रवि and the second string is Kumar and one integer. So let's say that integer is 25. और इस particular object को एक pointer p point कर रहा होता है. तो ये मैं यहाँ पे बहुत clearly बता देना चाहूँगा that this variable p is not an object in itself. Object ये है, p तो सिर्फ एक pointer है. आप इसे ऐसे समझ सकते हो, अगर आपने C या C++ पढ़ा है तो वहाँ पे पॉइंटर्स होते थे. वो क्या करते थे, वो किसी का एड्रेस लोकेशन स्टोर करके रखते थे सो दैट यूजिंग दोज पॉइंटर्स यू कैन रेफरेंस, यू कैन एक्सेस एंड यू कैन ऑल्सो चेंज. राइट, सेम चीज़ यहाँ पे भी है. तो ये P सिर्फ पॉइंटर है इस ऑब्जेक्ट के लिए. इस चीज़ को जब हम जावा मेमोरी मॉडल के बारे में पढ़ेंगे तो थोड़ा और डिटेल में जानेंगे, जहाँ पे वी विल एंड अप रियलाइजिंग कि ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, दे आर एक्चुअली इनिशियलाइज्ड इन अ वेरी वेरी स्पेशल पार्ट ऑफ मेमोरी विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हीप. तो हीप मेमोरी के अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स का क्रिएशन होता है. इनफैक्ट सारे ऑब्जेक्ट्स वहीं रिसाइड करते हैं. और ये पॉइंटर्स कहाँ रिसाइड करते हैं, तो इसका आंसर हम जानेंगे व्हेन वी एक्सप्लोर अबाउट जावा मेमोरी मॉडल. तो अभी के लिए हम इतना जानते हैं कि दिस p is just a pointer pointing to the object that gets created in your heap space. अब नेक्स्ट, जैसा कि हमने देखा, एक बार आपके पास ये पॉइंटर p है which is pointing to your object, तो आप इसके साथ डॉट ऑपरेटर को यूज़ करके किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकते हो. राइट, अब जैसे आप फंक्शन को कॉल कर सकते हो वैसे ही आप इन वेरिएबल्स को भी काफ़ी आसानी से डॉट ऑपरेटर यूज़ करके एक्सेस कर सकते हो. सो इफ़ आई वुड हैव वांटेड, आई कुड हैव डन समथिंग एज सिंपल एज दिस, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और मैं बोल सकता था p डॉट एज. तो अगर मैं p डॉट एज करूँगा तो पर्सन p का जो एज है 22, दैट विल एंड अप गेटिंग प्रिंटेड ओवर हियर. आप इसे रन करके देख सकते हो. तो यू कैन सी हियर दैट द आउटपुट इज 22. सो बेसिकली पॉइंट ये है कि एक बार आपने जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया तो उस ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है आपके इस वेरिएबल में, उसके साथ आप डॉट ऑपरेटर लगाओ और डॉट ऑपरेटर लगा के आप मेंबर वेरिएबल्स को भी एक्सेस कर सकते हो. सो आई विल रेफर टू देम एज मेंबर वेरिएबल्स एंड मेंबर मेथड्स को भी एक्सेस कर सकते हो. सो आई विल कॉल देम एज मेंबर मेथड्स. ओके, अच्छा, अब ऑब्जेक्ट को अगर हमें थ्योरेटिकली डिफाइन करना है तो इसका सबसे अच्छा डेफिनेशन यही होता है कि ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट इट्स एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास. अब इंस्टेंस ऑफ द क्लास का मतलब क्या होता है कि अगर आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया p, राइट, और इस p के अंदर आपने फर्स्ट नेम डाला रवि, सेकेंड नेम डाला सिन्हा और एज डाला 22, तो यू कैन ऑल्सो गो अहेड एंड क्रिएट अनदर ऑब्जेक्ट एंड प्रॉब्ली कॉल इट p1 इक्वल्स टू न्यू ऑफ पर्सन, और इसका नाम आप डाल सकते हो आलोक कुमार एंड लेट्स से द एज इज 20. तो यहाँ पे p और p1 ये दोनों अलग अलग पॉइंटर्स तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को भी पॉइंट कर रहे हैं. बिकॉज दिस ऑब्जेक्ट इट हैज़ डिफरेंट कॉन्टेंट्स, दिस ऑब्जेक्ट इट हैज़ डिफरेंट कॉन्टेंट्स.
अब अगर मैं P1 के साथ किसी मेंबर फंक्शन को कॉल करता हूं, फॉर एग्जाम्पल लेट मी कॉपी दिस लाइन एंड पेस्ट इट ओवर हियर। अगर मैं P1 डॉट गेट फुल नेम और P1 डॉट इज सीनियर सिटीजन करूं, व्हाट डू यू थिंक शुड द आउटपुट बी? लेट अस रन एंड सी। तो आप देख सकते हो सबसे पहले इसने प्रिंट किया रवि सिन्हा फॉल्स, और उसके बाद इसने प्रिंट किया आलोक कुमार फॉल्स। तो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट आई वॉन्ट टू मेक ओवर हियर इज कि ये जितने भी हमारे मेंबर फंक्शंस होते हैं, इनका बिहेवियर इन वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। और जब भी आप किसी मेथड को कॉल करते हो, तो वो मेथड जिन वेरिएबल्स को एक्सेस करने की कोशिश करता है, वो वेरिएबल्स उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स होते हैं। तो इसको एक बार डायग्राम से भी समझ लेते हैं। सो लेट अस से आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर आपने फर्स्ट नेम डाला टॉम, सेकेंड नेम डाला ब्राउन, एंड कुछ एज भी डाल दिया, लेट अस से 50। फिर आपने एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें आपने फर्स्ट नेम डाला राम, सेकेंड नेम डाला सिंह, एंड लेट्स से एज डाल दिया 32। और अब आपके पास एक पॉइंटर P है जो कि इसे पॉइंट कर रहा है, और दूसरा पॉइंटर P1 है जो कि इसे पॉइंट कर रहा है। अब क्या होगा कि इफ़ यू कॉल P डॉट गेट फुल नेम, तो यहां पे आपके पास एक मेथड है फुल नेम। ये मेथड जब आप P के साथ डॉट ऑपरेटर लगा के कॉल करोगे, तो ये मेथड अपने बॉडी में जब भी फर्स्ट नेम एंड सेकेंड नेम को रेफर करेगा, तो वो फर्स्ट नेम ये फर्स्ट नेम होगा और वो सेकेंड नेम ये सेकेंड नेम होगा, राइट? लेकिन अगर आप P1 के साथ डॉट ऑपरेटर लगाते, अगर आपने कॉल किया होता P1 डॉट गेट फुल नेम, तो उस केस में जो ये फुल नेम है, ये फर्स्ट नेम और सेकेंड नेम को इस और इस कॉन्स्टेंट्स को वो फर्स्ट नेम और सेकेंड नेम के थ्रू इन दोनों कॉन्स्टेंट्स को रेफर करता। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज कि जब भी कोई मेथड कॉल होता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि कौन सा ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया है उसे कॉल करने को। जो ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया है, सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट के जो वेरिएबल्स हैं, जो मेंबर वेरिएबल्स हैं, वो यूज़ किए जाएंगे। तो इससे हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जानते हैं कि इफ़ वी टॉक अबाउट अ मेथड, तो दिस मेथड कैन एक्सेस all the variables of object which invokes it। तो जिस भी ऑब्जेक्ट ने इन्वोकेशन किया है, उसके सारे वेरिएबल्स को एक्सेस किया जा सकता है उस मेथड के अंदर। बट इससे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। इन फैक्ट अ मेथड कैन एक्सेस ऑल द वेरिएबल्स ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स, of all the objects, not just the objects which invoke it। अब इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। लेट अस से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक मेथड लिखता हूँ पब्लिक बूलियन कंपेयर। तो ये कंपेयर मेथड है और ये आर्ग्यूमेंट में क्या करता है कि एक पर्सन को लेता है, लेट्स कॉल इट P1, ओके। और अब लेट अस से मेरे पास ये रिक्वायरमेंट है मेन फंक्शन के अंदर कि मैंने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया है, पर्सन इक्वल्स टू न्यू ऑफ पर्सन राकेश एम्प्टी 80, ओके। और अब मैं क्या करना चाहता हूं कि पर्सन और P इन दोनों के एज को एक दूसरे से कंपेयर करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू फिगर आउट कि किसका एज बड़ा है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन कॉल पर्सन डॉट कंपेयर और यहाँ पे मैं P को पास कर सकता हूँ। तो बेसिकली हुआ क्या कि ये मेथड इन्वोक हुआ, लेकिन इसको इन्वोक किसने किया? पर्सन ने किया। इन्वोक करते वक्त इसने पास किसे किया? P को पास किया। अब यहाँ पे अगर मुझे कुछ लॉजिक लिखना है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इफ़ दिस डॉट एज इज ग्रेटर दैन P1 डॉट एज,
return true, else return false. अब यहाँ पे एक नई चीज़ आ गई विच इज़ दिस कीवर्ड. इसके बारे में भी हम जानेंगे, बट अभी के लिए मैं ये बता देता हूँ कि जब आप दिस का यूज़ करते हो देन इट एक्सप्लिसिटली पॉइंट्स टू द ऑब्जेक्ट विच वॉज यूज टू कॉल दिस मेथड. जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने इस मेथड को कॉल किया था उस ऑब्जेक्ट को ये टारगेट करता है. तो इसका मतलब ये है कि जब ये दिस डॉट एज कर रहा होगा तो इसका मतलब ये है कि इट विल बी रेफरेंसिंग द एज ऑफ पर्सन. एंड व्हाट इज द एज ऑफ पर्सन? इट इज 80, राइट. और अब आप नेक्स्ट अगर देखो तो यहाँ पे ये p1 डॉट एज भी कर रहा है. तो when it is doing p1 dot age, what is it trying to do? It is trying to access the data of another object. This is not the object that was used to call this method. इस मेथड को पर्सन ऑब्जेक्ट ने कॉल किया था, बट स्टिल आप देख सकते हो कि ये जो फंक्शन है दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के इंटरनल वेरिएबल्स को एक्सेस कर पा रहा है. तो ये एक बहुत ही काम की चीज़ है कि अगर आप एक मेंबर फंक्शन लिखते हो एक क्लास के अंदर तो इट कैन एक्सेस द डेटा फील्ड्स ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट आर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास. तो अगर हम इस कोड को रन करके देखें यहाँ पे तो यू विल सी दैट इट इज़ नॉट प्रिंटिंग एनीथिंग. वाई इट इज़ नॉट प्रिंटिंग एनीथिंग? क्योंकि हम कुछ प्रिंट कर ही नहीं रहे हैं. ये जो हमारा कंपेयर मेथड है इट इज़ सिंपली रिटर्निंग, इट इज़ नॉट प्रिंटिंग एनीथिंग. तो इसको हम एक क्विक फिक्स दे देते हैं. वी कैन जस्ट पुट इट इनसाइड system.out.println. तो अब आप देख सकते हो इट प्रिंट्स ट्रू विच इज एज एक्सपेक्टेड. अब नेक्स्ट चीज मैं ये बताना चाहता हूं कि ऑफ कोर्स एक क्लास के अंदर ये मेंबर वेरिएबल्स होते हैं, कंस्ट्रक्टर होता है और ये मेंबर मेथड्स होते हैं. बट कुछ और बहुत ही स्पेशल मेथड्स होते हैं और उन मेथड्स के बारे में आपने सुना होगा. उन्हें हम बोलते हैं गेटर्स एंड सेटर्स. तो एज द नेम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, उनका काम किसी चीज़ को गेट या सेट करना होता है और उनके थ्रू हम बेसिकली क्या करते हैं कि जो ये डेटा है ना इन्हें गेट या सेट कर पाते हैं. तो अभी आप सोचोगे कि हे इसकी ज़रूरत क्या है? ऑफ कोर्स इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अब भी, बिकॉज अगर आप p का एज जानना चाहते हो देन यू कैन सिंपली डू p डॉट एज, राइट. अगर आप उसकी वैल्यू चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप ऐसे कर सकते हो p डॉट एज इक्वल्स टू 90. यू कैन डू ऑल दैट, बट देयर विल बी अ लॉट ऑफ सिचुएशंस जहाँ पे आप ऐसा नहीं कर पाओगे. कब नहीं कर पाओगे? जब ये फील्ड्स मैं प्राइवेट डिक्लेयर कर दूं. क्योंकि अगर कोई फील्ड प्राइवेट होता है तो उसे इस क्लास के बाहर किसी और क्लास में आप एक्सेस नहीं कर सकते. जैसे मैं अगर इस चीज़ को यहाँ पे प्राइवेट कर देता हूँ और अब अगर हम यहाँ जाएं तो यू कैन सी दैट द ID itself is showing me an error. And the error is quite explanatory that age has private access in person, इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते. तो इन सारे situations में हम क्या करते हैं कि we just go ahead and we write some getters and setters. तो getter and setter का कुछ ऐसा signature होता है कि आपका अगर ये first name string type का है तो आप लिख सकते हो public string get first name, as simple as that. तो ये कोई इनपुट नहीं लेता है, ये सिर्फ वैल्यू रिटर्न करता है एंड व्हाट इट रिटर्न्स इज नथिंग बट द फर्स्ट नेम. सिमिलरली आप लास्ट नेम के लिए भी गेटर लिख सकते हो, एज के लिए भी गेटर लिख सकते हो, गेट लास्ट नेम, गेट एज, और सेटर्स भी आप लिख सकते हो. अगर मैं चाहूँ तो आई कैन से पब्लिक वॉइड सेट फर्स्ट नेम. अब बिकॉज आई एम सेटिंग इट सो आई विल हैव टू पास अ नेम. And then here what I can do is this dot first name equals to the name, as simple as that. तो आप यहाँ जा करके इसकी टेस्टिंग भी कर सकते हो. What you can say is p dot set first name Robert. अगर आपने ऐसा किया और इसके बाद अगर आप system dot out dot println p dot get full name करते हो then let us see what gets printed. तो आप देख सकते हो कि इनिशियली जब हमने p ऑब्जेक्ट बनाया था तो फर्स्ट नेम रवि रखा था, लेकिन अब हमने सेटर कॉल कर दिया तो उस सेटर के इन्वोकेशन के कारण क्या हुआ कि फर्स्ट नेम अब ओवरराइड हो गया. जो फर्स्ट नेम आपने पहले रवि रखा था वो अब ओवरराइड होके रॉबर्ट हो जाएगा और आपको आउटपुट में क्या आएगा? रॉबर्ट सिन्हा.
So getters and setters are something which are very very important to know about, but you know all of these are boilerplate code. बॉयलर कोड का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई सिग्निफिकेंट लॉजिक नहीं होती है, बट दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज बाहर के क्लास से अगर आपको प्राइवेट फील्ड्स को गेट करना है या सेट करना है, देन गेटर्स एंड सेटर्स आर द ओनली वे फॉर यू. तो इसके बारे में हम थोड़ा और जानेंगे, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि आईडीज़ के अंदर बहुत ही कन्वीनियंट तरीका होता है गेटर्स एंड सेटर्स को प्रोड्यूस करने का. तो मानो आपके पास 10 वेरिएबल्स हैं. अब इन 10 वेरिएबल्स के लिए गेटर्स और सेटर्स लिखने में आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन जस्ट राइट क्लिक हियर ऑन इंटेलिजे. आपके पास एक ऑप्शन आएगा जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स. आप तीनों वेरिएबल्स को सेलेक्ट करके ओके हिट करोगे तो आप देख सकते हो कि सारे गेटर्स एंड सेटर्स आपके लिए प्रोड्यूस कर दिए गए हैं. और अब चीज़ों को थोड़ा ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि इनको यहाँ से कट करके बिल्कुल नीचे जा करके पेस्ट कर सकता हूँ. तो ये गेटर्स एंड सेटर्स हमें कई बार दिखेंगे.